आवाज़ी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। खबरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर, आपकी मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश व खुर्रम रहें। 25 फरवरी 2025 मंगल के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाजरा पर एक नज़र डालते हैं। जबरी तौर पर लापता किए गए एडवोकेट आमिर उमरानी की बाजियाबी के लिए सिंध भर में एहतजाजी तहरीक जारी है। हैदराबाद में 4 रोज से एहतजाजी कैंप कायम है। नवाबशाह में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जबकि हुकूमत ने आमिर उमरानी की बाजियाबी के लिए कोई भी इकदाम नहीं उठाए। हैदराबाद में एडवोकेट आमिर उमरानी की अहलिया परमल बीहन, राबिया, सिंधु और बड़े भाई जावेद उमरानी ने लापता किए गए एडवोकेट आमिर उमरानी की बाजियाबी के लिए प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप पर एहतजाज जारी रखा। नवाबशाह में जेएस सिंध स्टूडेंट फेडरेशन के चेयरमैन शहजाद चांडियो और दूसरों की सरबराही में जबरी तौर पर लापता किए गए कौम परस्त रहनुमा एडवोकेट आमिर उमरानी की बाजियाबी के लिए नया नाका से नवाबशाह प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। एहतजाजी मुजाहरों से खिताब करते हुए और जसाफ की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि सिंधी कौम ने दीगर मजलूम अक़वाम की तरह पाकिस्तान में हज़ारों रुकावटों और जबर के बावजूद अपने वजूद और वसाइल को बचाने की जद्दोजहद जारी रखी हुई है। फॉशिस्ट रियासतें गुलाम कौमों के अफराद को खामोश करने के लिए अपने तमाम हरबे इस्तेमाल कर रही है। कभी सिंध के पानी और ज़मीन समेत वसाइल पर कब्जे किए जाते हैं तो कभी फौज और खुफिया इदारे बर्बरियत का मुजाहरा करते हैं, जो सिंधी अवाम के घरों और देहातों पर छापे मारकर उन्हें गायब किया जाता है। इस रियासत ने सिंधी कौम के तहरीक को खामोश करने के लिए सैकड़ों कारकुनों को अगवा करके उनकी मसख शुदा लाशें हवाले कर दी हैं और बहुत से कौमी कारकुन आज भी अपनी सरजमीन से मोहब्बत की पादाश में जेलों में कैद हैं। 21 फरवरी को एडवोकेट लाला आमिर उमरानी को उनके घर से उठाकर लापता किया गया। वो मुसलसल 4 दिन से लापता हैं। आमिर उमरानी एक पुरअमन कौमी कारकुन, तालीम याफ्ता फ़र्द और मुआशरे का मशहूर वकील है। उसे फौरी तौर पर आज़ाद किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत और अपोजिशन के अहम रहनुमाओं ने हैदराबाद में शायरों, अदीबों और काश्तकारों पर मुश्तमिल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें दरियाए सिंध के पानी पर डाकी समेत अहम इश्यूज़ पर गुफ्तगू की गई। कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, असद कैसर, साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा मेंगल, ग्रुप के साजिद तरीन, पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख, एडवोकेट असलम लगारी, नाजिश फातिमा, आफ्ताब कुरैशी और दीगर ने शिरकत की, जबकि शायरों, अदीबों, दानिशवरों ने शिरकत की। इशरत खान, प्रोफेसर फ़हीम नुनारी, अला बख्श कुंभर, अब्दुल गफूर सरोही और दीगर भी शरीक हुए। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम सिंध के दरिया को चोरी नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि सिंध में एक बार फिर अवाम की हुक्मरानी और बराबरी आए। हम हर मजलूम के साथ खड़े हैं। हम सिंध के पानी पर डाका नहीं डालने देंगे। अपोजिशन का वफद ने कासमाबाद में कौमी अवामी तहरीक रहनुमा अयाज रतीफ़ अली जो की रिहाइशगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की। वफद में पीटीआई रहनुमा, साबिक स्पीकर असद कैसर, साहिबजादा हामिद रजा, महमूद खान अचकजई, सरदार लतीफ़ खोसा, नासिर शिराजी, साजिद तरीन, हलीम आदिल शेख और दीगर शामिल थे। मुलाकात में 26वीं आईनी तरमीम, पीका एक्ट और दरियाए सिंध से 6 नई नहरें निकालने के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। अयाज रतीफ़ अली जो ने कहा कि तमाम सूबों को जोड़ने का जरिया आइन, अदलिया और दरियाए सिंध है। सिंध समेत पूरे मुल्क में हुक्मरानी और आइनी बालादस्ती का बहरान है। चोलिस्तान और दीगर नहरें बनी तो सिंध का पानी मुनक़ता हो जाएगा। साबिक स्पीकर असद कैसर और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि मौजूदा पार्लियामेंट में अवाम का मैंडेट शामिल नहीं। 26वीं आईनी तरमीम और पीका आर्डीनेंस से आज़ाद सहाफ़त और अदलिया का कत्ल हुआ है। अयाज लतीफ़ अली जो ने कहा कि मसाइल का हल पाबंदी और तनाज़ात से नहीं बल्कि मुनसिफाना, रवादार और जमहूरी वफाक है।
सिंध की बका और मुस्तकबिल दरियाए सिंध से वाबस्ता है। असद कैसर और साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि हम सिंध के किसानों के साथ हैं, किसी को सिंध का पानी चोरी करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क में जुल्म है, इलेक्शन चोरी हुए। अयाज लतीफ़ अलीजो ने कहा कि हुक्मरानों के लिए अवाम, नौकरियां, ज़राअत और पानी की अहमियत नहीं रही। आइन को नुकसान पहुंचेगा तो अवाम का नुकसान होगा। सिंध को लैंड माफिया और काबिज़ीन की पनाहगाह बना दिया गया है। हुकूमत के मफादात की खातिर अवामी हकूक़ सलब करके रखे हैं। असद कैसर और सलमान अकरम राजा ने कहा है कि हम अवाम के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, हर दरवाज़ा खटखटाएंगे। हम थर्ड एम्पायर की तरफ नहीं देख रहे। अयाज लतीफ़ अलीजो ने कहा कि ग्रेट पाकिस्तान के नाम पर सिंध की ज़मीनों और पानियों पर कब्जे का सिलसिला बंद होना चाहिए। मुल्क में अवाम की नुमाइंदगी करने वाले कोई असम्बली नहीं है। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि दरिया सिंध पर नई नहरें बनाना मुल्क की बका का मामला है, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हम 6 नई नहरों की तामीर के खिलाफ सिंध के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। अयाज लतीफ़ अलीजो और असद कैसर ने कहा कि हम पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और हकीकी जमहूरियत चाहते हैं। हैदराबाद में एसटीपी के सरबराह डॉक्टर कादर मक्सी और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और दरिया सिंध पर बनने वाली 6 नहरों के अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एसटीपी के सरबराह डॉक्टर कादर मक्सी ने कहा कि हम दरिया सिंध पर नहरें बनाने की इजाज़त नहीं देंगे, हम दरिया सिंध को मुकम्मल हिफाजत करेंगे। इस मौके पर महमूद खान अचकजई ने कहा कि हकूक़ और आइन की बात करने वालों को गद्दार कहा जाता है। हमने डॉक्टर कादर मक्सी को भी गद्दारों की फहरिस्त में शामिल करने की दावत दी है, जिस पर डॉक्टर कादर मक्सी ने कहा कि हमारे खदशात दूर किए गए तो हम भी गद्दारों की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से योम मादरे वतन जलसे का इन्नेकाद किया गया, जिसमें करारदाद मंजूर करते हुए कहा गया है कि दरिया सिंध से केनाल निकालने वाले मंसूबे फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएं। सिंध से गैर मुल्कियों को फौरी तौर पर निकाली दी जाए। सिंध की ज़मीन कंपनियों के हवाले करने का सिलसिला बंद किया जाए। सिंधी, सराइकी, पंजाबी और बलोची समेत मादरी ज़बानों को कौमी ज़बान का दर्जा दिया जाए। जलसे में अहमद मुगल समेत नामवर फनकारों ने फ़न का मुजाहरा किया। एसटीपी के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने खिताब किया, जबकि एसटीपी सरबराह डॉक्टर कादर मक्सी ने खिताब करते हुए कहा कि कौम को जिंदा रखने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, हमें सिंध का वजूद बचाने के लिए कुर्बानी देनी होगी। डॉक्टर कादर मक्सी ने मजीद कहा कि दरिया सिंध से गैर कानूनी तौर पर कैनाल निकाले जा रहे हैं, जिसके बायस डाउन स्ट्रीम में पानी नहीं आ रहा और साहिली पट्टी की हज़ारों एकड़ ज़मीन समंदर बुर्द हो चुकी है। कैनाल मंसूबों पर सूबे की मशावरत ज़रूरी है, मगर ये मंसूबे ज़बरदस्ती मुस्तलद किए जा रहे हैं। इस मामले पर कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI का इजलास तक नहीं बुलाया गया। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की मिली भगत से सिंध का पानी छीना जा रहा है। इसके लिए आपको होश पकड़ना होगा कि मुल्क में सब कुछ अच्छा नहीं है, मुल्क बहरान में है, आलमी सूरत हाल और उसकी वजह से भंवर में फंसा हुआ है। और आपने बलोचों को दीवार से लगाया हुआ है, वो अपनी बका के लिए बंदूक उठाकर लड़ रहे हैं, आपका मुकाबला कर रहे हैं। पश्तूनख्वा के लोग अपनी बका के लिए तालिबान वगैरह का सहारा लेते हुए आपके लिए आपकी जिंदगी मुश्किल बना दी है। अब बाकी बची सिंध। अब सिंध जो जमहूरी रवायात पर चलते हुए आइन की हुक्मरानी की बात करती है, आप ये चाहते हैं कि सिंध भी उसी राह पे चले। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हम फलस्तीन नहीं है 50-60 लाख लोग, 80 लाख लोग, कि कोई आएगा जहाज और गजा की तरफ बम्बार्डमेंट करके हमें अपने वतन से बेवतन कर सकता है। सिंध गजा नहीं है, सिंध सिंधियों का तारीखी हजारों सालों का मादरे वतन है। ये 6 करोड़ इंसानों का वतन है। आपकी ट्रैकें, आपकी तोबें, आपकी फौजी छावनियां अवाम के कदमों में गिर के अवाम का सजदा करेंगे और आपको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए हम कहते हैं कि कौमों के वजूद के खिलाफ कोई फैसले न लिए जाएं। ये पानी हमारी जिंदगी है,
किसने शहबाज शरीफ को हक दिया है और पंजाब के सूबे को हक दिया है कि हमसे सलाह मशवरा किए बगैर, हमारे बुनियादी पानी पे हकूक तस्लीम किए बगैर आप ऐलानात करें और पानी एलोकेशन करें चुलिस्तान कैनाल को, और पानी एलोकेशन करें आप पंजाब के बंजर और रेगिस्तान जमीनों को आबाद करने के लिए। मैं कहना चाहता हूं, ये जो आवाजें आ रही हैं कि हम सिंधु दरिया का नाम पंजाब दरिया बना देंगे, आप कौन होते हैं? मुझे एक गज जमीन का बताइए। मैं सारे इनके हुक्मरानों को चैलेंज करता हूं, पंजाब सूबे के एक गज जमीन बताइए जहां से सिंधु दरिया गुजरता हो। सिंधु दरिया पंजाब के एक गज से नहीं गुजरता, सिंधु दरिया सरायकिस्तान की जमीन से गुजरता है। सरायकिस्तान तारीख में सिंध का हिस्सा रहा है, अभी भी हमारा है। हम सरायकी सिंधी भाई हैं, एक हैं, एक आवाज हैं। लेकिन पंजाब की सरजमीन से एक गज के बराबर भी सिंधु दरिया नहीं गुजरता। आप कैसे दरियाए सिंध को दरियाए पंजाब का नाम देकर आप क्या पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं? आप पाकिस्तान को डबोने जा रहे हैं। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने एहतजाज का ऐलान किया है। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 15 मार्च 2025 बरोज़ हफ्ता लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। मुजाहरे का आगाज दोपहर 12 बजे होगा, जिसमें दरिया सिंध पर नई नहरों की गैरकानूनी तामीर, कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर सिंध में ज़रूरी ज़मीनों पर कब्जे, वसाइल पर जबरी कब्जे, पानी की मुनज़्ज़म चोरी व सिंधी हिंदुओं के खिलाफ मज़ालिम की वजह से जबरी नकल मकानी के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। मुजाहरे के दौरान पाकिस्तानी हाई कमीशन को एक याददाश्त भी पेश की जाएगी, जिसमें सिंध के वसाइल पर नाजायज़ कब्जे की शदीद मज़म्मत की जाएगी और आलमी बरादरी से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा किया जाएगा। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने बरतानिया में मुक़ीम तमाम सिंधियों, इंसानी हकूक़ के कारकुनों और सिंध से वाबस्ता जमायतों से भरपूर शिरकत की अपील की है, ताकि सिंध में बढ़ती हुई नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आलमी सतह पर एक मजबूत आवाज़ उठाई जा सके। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने 15 मार्च को लंदन के अलावा अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, लॉस एंजलिस और कनाडा के शहर टोरंटो में एहतजाजी मुजाहरों की कॉल दी है। एहतजाजी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस का वफद 17 से 21 मार्च 2025 को जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के कमीशन के इजलास में शिरकत करेगा, जहां सिंध में होने वाले मज़ालिम के खिलाफ तफसीली मुकदमा पेश किया जाएगा। जस्कम आरिसर की तरफ से सखर से कराची तक पैदल मार्च करने पर जस्कम रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सखर से कराची तक मार्च करने पर जस्कम चेयरमैन असलम खैरपुरी, सीनियर वाइस चेयरमैन इस्माइल नास नौतकानी, फतह जना, डॉक्टर नियाज कालानी, असद सिंधिया, करण निजामानी, वहीद सिंधी, सरमत मीरानी, अमीर बागई समेत सैकड़ों कारकुनों के खिलाफ प्रेडी थाने पर दहशतगर्दी और पुलिस पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि 500 नामालूम कौमी कारकुनों पर बगावत का मुकदमा किया गया। मुकदमे में सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने और दहशतगर्दी के दफात शामिल हैं। कराची बार एसोसिएशन ने पुरअमन सियासी कारकुनों के खिलाफ दर्ज FIR की शदीद मजम्मत की है। कराची बार एसोसिएशन ने कहा है कि दरिया सिंध पर गैर कानूनी नहरों की तामीर और कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर ज़रई एराज़ी की तकसीम के खिलाफ एहतजाज करने वाली तमाम सियासी जमायतों के साथ हैं। हम जमहूरियत में हर किसी के अपने हकूक़ के लिए एहतजाज करने के कानूनी हक को तस्लीम न करने की शदीद मजम्मत करते हैं। सिंध दोस्त वकला केस की पैरवी करेंगे। कौमी कारकुनों के लिए मुकदमात कोई नई बात नहीं। दूसरी जानब JSN फ्रीडम मूवमेंट ने अपने बयान में कहा है कि जस्कम आरिसर के कायदीन और कौमी तहरीक के तमाम कारकुनान के खिलाफ मार्च के जुर्म में FIR दर्ज होने पर मुबारकबाद हो। रियासत पुरअमन एहतजाज के खिलाफ कार्रवाई करके सिंध में बलूचिस्तान जैसी सूरत हाल पैदा कर रही है, जिसके नताइज बांग्लादेश की तरह एक आज़ाद सिंध की सूरत में सामने आएंगे। SSP डॉक्टर फारूक अंजार के तबादले के लिए वकला ने गुज़श्ता रोज़ हाई कोर्ट, सिविल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का बायकॉट किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के मेन गेट पर वकला की तरफ से एहतजाजी कैंप लगाया गया। पुलिस अफसरान और एहलकारों का अदालत में दाखिला बंद रहा।
वकला ने SSP के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जनरल सेक्रेटरी मसूद रसूल बाबर मेमन ने इंस्पेक्टर जनरल सिंध पुलिस को खत लिखा है जिसमें उन्होंने हैदराबाद के SSP के खिलाफ शिकायत की है और उनके हैदराबाद ज़िले से फौरी तबादले का मुतालबा किया है। शिकायतें खत में कहा गया है कि हैदराबाद के SSP के रवैये से आम शहरी और कानूनी तबका तशवीश में मुब्तला है कि उन पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, गफलत और मंशियात फरोशी के इल्ज़ामात हैं। उसके अलावा वकला के साथ बदतमीज़ी के इल्ज़ामात भी हैं जिसकी वजह से ज़िला हैदराबाद में अदालती काम मुअत्तल है जिससे वकला, कैदियों और आम लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। इसीलिए SSP हैदराबाद का फौरी तबादला करने का मुतालबा किया गया है ताकि अदालती निज़ाम की सालमियत बरकरार रहे जो कि SSP हैदराबाद डॉक्टर फ़रक लंजार के अहदे पर रहने से शफाफ तरीके से नहीं हो सकती। मुतालबा किया गया है कि SSP को हैदराबाद से तब्दील किया जाए ताकि कानून नाफिज करने वाले इदारों पर अवाम का एतमाद बहाल हो सके। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं तजज़िये और तबसरे। हम जहाँ थे वहीं खड़े रह गए के उन्वान से नदीम अख्तर ने लिखा। हमारे जहनों को न जाने क्यों ये सवाल शिद्दत से मुस्तरब नहीं करता कि पिछली एक दिहाई के दौरान हम अपने दोस्त मुल्कों से इतने दूर क्यों हो गए हैं। इस सवाल का जवाब तलाश करने से हम कतराते हैं, शायद इसलिए कि ऐसा करने से आश्कार होने वाली हकीकत हमारे लिए इंतहाई तकलीफदा होगी। हम हमेशा की तरह अपने दोस्तों की मोहब्बत का दम आज भी भरते हैं। दीदाव दिल फर्श राह किए उनके मुंतज़र रहते हैं। कौन सा हुक्म है जिसकी तामील में कोताही हुई। पहले बिन कहे नवाजिशों की बारिश थी, अब बार बार कहने पर करम की नज़र होती है। हमसे आखिर ऐसी क्या खता हुई कि रिश्तों में पहले जैसी गर्म जोशी न रही। जज्बाती खुदकलामी की इस कैफियत से निकलकर मारूजी अंदाज से गौर करें तो मालूम होगा कि हमारे दोस्त बदले हैं, न उन्होंने हमसे ताल्लुक़ कतई किया है। असल हकीकत यह है कि आलमी इर्तिकाई अमल में जब नए हालात से हम आहंग होने का मरहला आया तो हमारे दोस्त मुल्कों ने वक्त ज़ाया नहीं किया और अपने अंदर तब्दीली लाने का अमल शुरू कर दिया। उनके बरअक्स हम तज़बज़ब का शिकार रहे, कोई फ़ैसला न कर सके और वक्त हमारे दोस्तों को साथ लेकर आगे बढ़ गया। इस तनाज़र में हम दूर नहीं जाते बल्कि अपने आस पास के चंद दोस्त मुल्कों का जायज़ा लेते हैं। सऊदी अरब से हमारा इंतहाई गहरा दीनी रिश्ता है। हर मुश्किल में उसने हमारी मदद की और आज भी ताल्लुक़ निभाने की रस्म अदा करने की कोशिश करता है। तेल की बेपनाह दौलत से माला माल उस मुल्क को भी बखूबी इल्म है कि उसके पास मौजूद खाम तेल के ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली और आलमी हिद्दत में इजाफा संगीन ख़तरा बन गया है, लिहाजा करह अर्ज़ पर ज़िंदगी को बचाने के लिए तेल और गैस का इस्तेमाल बतदरीज ख़त्म हो जाएगा और माहौल दोस्त तवानाई इसका मुतबादिल बन जाएगी। सऊदी अरब ने यह तल्ख़ हकीकत जान ली कि मुस्तक़बिल में सिर्फ तेल और गैस की आमदनी पर वो अपनी मौजूदा हैसियत बरकरार नहीं रख सकेगा। अब उसके पास पेट्रोल से कमाए डॉलरों की मतनू शोबों में सरमायाकारी के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। इस अदराक के बाद उसने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर खुद को बदलने का ऐसा हैरत अंगेज अमल शुरू कर दिया जिस पर दुनिया चंद लम्हों के लिए सकते में आ गई। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने चंद बरसों में अपने मुल्क की काया पलट दी। उन्होंने इंतहाई दूररस इस्लाहात नाफिज किए, ख़वातीन को पहले से कहीं ज़्यादा हक़ूक़ दिए, उन्हें मुआशरे की मरकज़ी धारे में शामिल किया, क़दामत परस्ती, तरक्की और अरब के सकाफ़ती और तारीख़ी विरसे को तरक्की पसंद और जदीद अंदाज में उजागर किया, जिससे सऊदी अरब तिजारत और सयाहत के लिए पुरकशिश मुल्क बन गया। अपने मुल्क की मुआशी तरक्की चूँकि सऊदी वली अहद की अवलिन तरजीह है, लिहाजा उन्होंने नज़रियाती, मसलकी और सर्द जंग दूर की तलखियों को ख़त्म करने का दानिशमंदाना फ़ैसला किया।
अमेरिका से दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार रखने के साथ चीन और रूस से कुर्बतें बढ़ाईं और ये जान लिया कि इस वक्त हिंदुस्तान सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुल्क है, जहां कुव्वत खरीद रखने वाले करोड़ों सार्फिन के अलावा आला महारत की हामिल पेशावर अफरादी कुव्वत, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और मुश्तरका सरमायाकारी के लिए बहुत बड़ा कारपोरेट सेक्टर भी मौजूद है। उन्होंने हिंदुस्तान की ख्वाहिश का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि खुद पहल करते हुए दोनों मुल्कों के ताल्लुकातों को तेज़ी से गहरी दोस्ती में बदल दिया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने 2019 में हिंदुस्तान का पहला दौरा किया। हिंदुस्तानी वजीर आज़म ने प्रोटोकॉल के तकाज़ों को बालाए ताक रखते हुए हवाई अड्डे पर जाकर उनका इस्तकबाल किया। इस दौरे में सऊदी वली अहद ने $10 करोड़ की सरमायाकारी के मुआहिदों पर दस्तखत किए। सऊदी वली अहद ने 2023 में हिंदुस्तान का दूसरा दौरा किया। नरेंद्र मोदी ने 2016 में सऊदी अरब का पहला 2 रोज़ा दौरा किया था। इस मौके पर उन्हें सऊदी अरब का सबसे बड़ा सिविल एजाज शाह अब्दुल अजीज अवार्ड अता किया गया। इन दौरों के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात कायम हो गए। फौजी सरबराहों की जानिब से 2 तरफा दौरे किए गए। मुश्तरका फौजी मशकों का आगाज हुआ और फौजी ताल्लुकात को अगली सतह पर ले जाने के लिए दिफाई तावन की कमेटी कायम की गई। सऊदी अरब हिंदुस्तान का चौथा बड़ा तिजारती पार्टनर है। दोनों मुल्कों के दरमियान 43 अरब से ज़्यादा की तिजारत होती है और इस वक्त सऊदी अरब की जानिब से अरबों डॉलर की सरमायाकारी की जा रही है। सऊदी अरब ने अपनी ख़ारजा पॉलिसी में भी बुनियादी तब्दीलियां की हैं। ईरान और इसराइल से कशीदगी बहुत कम हो चुकी है। कश्मीर के हवाले से भी उसका मौक़िफ़ बदला है, जिसे अब वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का 2 तरफ़ा मसला समझता है। सऊदी अरब ने अपने मुल्क के दाखिली निज़ाम और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में जो गैर मामूली तब्दीलियां की हैं, क्या चंद बरस कबल तक उसका तस्वुर मुमकिन था? हमारा दूसरा अहम दोस्त मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात है, UAE, जिसने कमाल तेज़ रफ्तारी से आलमी हालात के मुताबिक खुद को ढालने का मुजाहरा किया है। UAE का वफाक बरतानिया के जाने के बाद 1971 में वजूद में आया था। ये वही साल था जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था। सिर्फ निस्फ फीसदी पहले UAE ने 0 से तरक्की का आगाज़ किया और आज वो आलमी तिजारत और सयाहत का पुरकशिश मरकज़ बन चुका है। तरक्की के जदीद तरीन तरक्की पैमानों के हवाले से यूरोप का शायद कोई मुल्क दुबई का हम पल्ला होगा। UAE की आबादी 1 करोड़ 10 लाख, जबकि 2024 में यहाँ का दौरा करने वालों की तादाद 1 करोड़ 87 लाख थी। उसकी GDP $500 अरब से ज़्यादा और 24 करोड़ हमारे मुल्क की GDP $374 अरब है। मुत्तहिदा अरब अमारात बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में मुकम्मल गैर जानिबदारी की पॉलिसी पर अमल पेरा है। वो तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है और मुआशी तरक्की इसके पहली तरजीह है। इस पॉलिसी के तहत उसने इसराइल के साथ 2020 में सिफारती रिश्ते कायम किए और इससे आगे बढ़कर 2022 में इसराइल से आज़ाद तिजारती मुआहिदे भी कर लिया। अब उनके शहरी दोनों मुल्कों के दरमियान वीज़ा के बगैर आज़ादाना सफ़र कर सकते हैं। UAE ने भी सऊदी अरब की तरह अपनी बैनुल अक़वामी तिजारत में तेल पर इन्हिसार कम करने की हिकमत अमली अपनाई, जिसके तहत वो तिजारत और सरमायाकारी की नई मंडियाँ तलाश कर रहा है। UAE बड़ी तेज़ी से उभरती हुई हिंदुस्तानी मार्केट में दाखिल हो रहा है, जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों की 2 तरफ़ा तिजारत $83 अरब तक पहुँच चुकी है, जिसे 2 साल में $100 अरब तक पहुँचाने का हदफ तय किया गया है। UAE ने भी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म को अपने मुल्क का आला तरीन सिविल एजाज़ ऑर्डर ऑफ ज़ेद दिया है। अबू ज़हबी में मग़रबी एशिया का सबसे बड़ा मंदिर तामीर करने की सहूलत देकर UAE ने दुनिया को पैगाम दिया है कि वो मजहबी इम्तियाज़ के बगैर तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता है और उसके दरवाजे हर मुल्क के लिए खुले हैं। 21वीं सदी के जदीद दुनिया का एक कमाल ये भी है कि आबादी और रकबे में एक बहुत छोटा मुल्क भी अपने वसाइल और जोग्राफियाई महल वक़ू के दानिशमंदाना इस्तेमाल से
عالمی سطح پر اپنی ساکھ اور حیثیت منوا سکتا ہے۔ قطر اس کی ایک روشن مثال ہے۔ قطر کا رقبہ صرف 4400 مربع میل اور آبادی 30 لاکھ سے کچھ زیادہ ہے۔ پیچیدہ مسلح تنازعات، شورش اور خانہ جنگیوں میں ملوث تمام اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ فریق ثالثی کے لیے قطر پر اعتبار کرتے ہیں۔ افغانی جنگ میں پاکستان نے فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کیا، لیکن امریکہ اور طالبان کے درمیان ثالثی قطر نے کی۔ اسی طرح حماس اسرائیلی تنازع میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے مذاکرات میں بھی قطر اہم ثالث تھا۔ ثالثی میں سہولت کی غرض سے اس نے دوحہ میں طالبان اور حماس کے دفاتر قائم کیے۔ بین الاقوامی ساکھ میں اضافے سے قطر کو تجارتی اور سیاسی طور پر بہت فائدہ ہوا۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کچھ دنوں پہلے ہندوستان کا دورہ کیا، جہاں حسب توقع ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس دورے میں تجارت کو دگنا بڑھانے، 10 ارب ڈالر کی فوری سرمایہ کاری اور اسٹریٹجک تعلقات قائم کرنے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ قطر گلف تعاون کونسل کا وہ 5واں ملک ہے جس نے ہندوستان سے اسٹریٹجک رشتے استوار کیے ہیں۔ قطر نے ماضی قریب میں پاکستان کو نہایت کم قیمت پر LNG کی فراہمی کا معاہدہ کیا تھا، جسے حکومت کی تبدیلی کے بعد سیاسی مخالفین کو بدنام کرنے کے لیے ایک اسکینڈل بنا دیا گیا۔ اس طرز عمل سے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات پر منفی اثر پڑا، جو تلافی کے سر توڑ کوششوں کے باوجود اب بھی باقی ہے۔ قطر کے بعد عمان بھی نئے عالمی حالات کے مطابق اپنی پالیسیاں تشکیل دے رہا ہے۔ ہمارا پڑوسی اور قریبی دوست چین اپنے اندر تبدیلی لانے کی بے مثال صلاحیت رکھتا ہے۔ اس نے کم ترین وقت میں خود کو دنیا کی دوسری سب سے بڑی معاشی اور فوجی طاقت بنا کر اس صلاحیت کو ثابت کر دیا ہے، کہ جس کی تفصیل کے لیے الگ مضمون درکار ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہمارے دوست ملکوں نے بر وقت دنیا کے ارتقائی عمل کی سمت کا درست اندازہ لگا لیا اور خطرات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنا رخ اس سمت کی جانب موڑ دیا۔ ہم نے اپنے دوستوں کی اس سے دانشمندانہ طرز عمل کی پیروی نہ کی، لہٰذا وہ شاندار مستقبل کے نئے سفر پر روانہ ہو گئے اور ہم جہاں تھے وہیں کھڑے رہ گئے۔ اس وقت ہم جمود عالمی تنہائی اور معاشی زوال کے خطرناک صورتحال سے دوچار ہیں۔ ہمیں جلد یا بدیر الکسر نظریاتی اور سیاسی جکڑ بندیوں کو توڑ کر اس سمت جانا ہی ہوگا جہاں دنیا اور ہمارے دوست ملک جا رہے ہیں۔ عالمی تنہائی کے صحرا میں بے سمت بھٹکنے سے بہتر ہے کہ تاخیر کی قیمت چکا کر کے یہ مشکل کام کر لیا جائے۔ کراچی میں ٹریفک حادثات اصل ذمہ دار کون؟ اس حوالے سے ڈاکٹر نعمان احمد لکھتے ہیں، گزشتہ چند ہفتوں سے کراچی میں ٹریفک حادثات کے متعدد واقعات رونما ہوئے ہیں، جہاں بہت سے افراد تیز رفتار ڈمپر، ٹرک اور واٹر ٹینکر کی زد میں آئے ہیں۔ ایسے میں عوام میں غم و غصہ پایا جانا حیران کن نہیں ہے کہ جس کا اظہار انہوں نے کچھ ہیوی ٹریفک کو نظر آتش کر کے کیا۔ 1985 میں ناظم آباد میں بشرا زیدی کے حادثے سے لے کر چند ماہ قبل کارساز روڈ پر عمران عارف اور ان کی بیٹی آمنہ عارف کی المناک اموات تک کراچی میں ٹریفک حادثات کی فہرست بہت طویل ہے۔ جو لوگ ان حادثات میں زندہ بچ گئے وہ عمر بھر کی معذوری یا ذہنی صحت کے مسائل کا شکار ہیں۔ بڑھتے ہوئے عوامی دباؤ کے پیش نظر حکومت نے روڈ چیکنگ کمیٹی بنائی ہے، جو گاڑیوں کی فٹنس کی جانچ پڑتال اور سڑکوں کی مجموعی تحفظ کی صورتحال پر نظر رکھے گی۔ ٹریفک مینجمنٹ شہری حکومت کی ذمہ داری ہے۔ شہر میں گاڑیوں کی آمد و رفت کو منظم کرنے، مال بردار گاڑی کو ریگولیٹ کرنا اور ٹریفک جرائم کے ارتکاب کے خلاف قانونی کارروائی کی ذمہ داری ٹریفک پولیس کی ہے۔ وہ پولیس کی اعلیٰ کمان اور متعلقہ صوبائی ڈپارٹمنٹ کے جوابدہ ہیں۔
عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ٹریفک پولیس اہلکار اسنیپ چیکنگ پر لاپرواہی برتتے ہیں۔ وہ موٹر سائیکلوں، رکشوں، چھوٹی گاڑیوں، پک اپ گاڑیوں اور ہیوی ٹریفک وغیرہ کی تلاشی میں ہوتے ہیں۔ اپنے اعلیٰ حکام کو مطمئن کرنے کے لیے نامکمل کاغذات پر چالان کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری جانب قانون نافذ کرنے والے ایجنسیز کی گاڑیاں جو عموماً ٹریفک قوانین کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، بے مقصد سائرن کا استعمال کرتی ہیں، انہیں ٹریفک پولیس کے اہلکار جانے دیتے ہیں، جبکہ ان کم عمر غیر لائسنس یافتہ مگر امیر خاندانوں کے بچوں کو روکا نہیں جاتا جو تیز رفتاری سے اپنی لگژری گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں۔ کالے شیشے والی گاڑیوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ بنا نمبر پلیٹ کی گاڑیوں کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مصروف شاہراہوں پر اکثر گاڑیاں اور موٹر سائیکلز مخالف سمت سے تیز رفتار سے گزرتی نظر آتی ہیں۔ تیز رفتار گاڑیوں سے ٹکرانے کے بعد قانون کے پاسداری کرنے والے ڈرائیورز کی ایک نہیں چلتی۔ سڑکوں پر کیے جانے والے مباحثوں میں اکثر جیت اس کی ہوتی ہے جس کی آواز زیادہ بلند ہوتی ہے یا جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ پل اور اوور پاسز کے نیچے عوامی مقامات رکشہ اسٹینڈز میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ایسی گاڑیاں اکثر ٹین ایجرز چلاتے ہیں جو قوانین کا خیال نہیں رکھتے۔ اسی اثنا میں میئر کراچی کو حال ہی میں شکایت کرتے دیکھنا مضحکہ خیز تھا۔ میونسپلٹی عوامی مقامات اور مختص شاہراہوں کے تحفظ کی ذمہ دار ہے، لیکن اہم شاہراہوں کے کناروں پر پیدل چلنے والوں کے لیے فٹ پاتھ ٹوٹی ہوئی ہیں اور ان پر تجاوزات کی بھرمار ہے۔ ایسے میں پیدل چلنے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بچوں اور والدین کو چلتی ہوئی گاڑیوں کے درمیان احتیاط سے اپنا راستہ بنانا پڑتا ہے تاکہ وہ صدر یا دیگر مصروف علاقوں میں واقع اسکولوں تک پہنچ سکے۔ سڑکوں کو وسعت دینے کے منصوبوں کی وجہ سے گاڑیوں کے راستوں کو تو وسعت ملی ہے لیکن فٹ پاتھ تنگ ہو گئی ہیں۔ BRT ریڈ لائن پروجیکٹ کی تعمیر نے کئی مقامات پر راہگیروں کے لیے مختص راستے تباہ کیے ہیں۔ چند علاقوں جیسے DHA میں تو سڑک کنارے پیدل چلنے والوں کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں بنائے گئے۔ DHA کو کلفٹن سے جوڑنے والے خیابان شاہین اس کی مثال ہے۔ اس کے علاوہ سائیکل سوار اور گاڑیوں کو عام طور رفت کے لیے استعمال نہیں کرنے والے افراد کا سفر کرنا محال ہے۔ سڑکوں پر مشتعل رویہ بہت عام ہے۔ لوگ تیز رفتار گاڑیوں کا پیچھا کرتے ہیں، سرے راہ گاڑیاں روک کر جھگڑے کرتے ہیں، ٹریفک لائٹس کی پرواہ نہیں کی جاتی، ان ڈرائیورز کو ہراساں کیا جاتا ہے جو سٹاپ سائن پر ٹریفک قوانین کے پاسداری کرتے ہیں، سڑک پار کرنے والے راہگیروں کو خوفزدہ کیا جاتا ہے، جبکہ فٹ پاتھ پر پارکنگ جیسے مناظر اس شہر کا معمول ہے۔ موٹر سائیکل سوار بھی کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ زیادہ تر انڈیکیٹر دیے بغیر تیز رفتاری سے لائن تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا بہت زیادہ افراد سوار کر کے موٹر سائیکل چلاتے ہیں، ہیلمٹ نہیں پہنتے اور موٹر سائیکل روکے بغیر موبائل فونز استعمال کرتے ہیں۔ مال بردار گاڑیوں کے ڈرائیورز اور موٹر سائیکل سواروں کے ساتھ گفتگو کریں تو آشکار ہوگا کہ ان میں سے زیادہ تر کو تو ٹریفک قوانین اور ضوابط کی بنیادی معلومات بھی نہیں۔ اب تو سرکاری عمل سے گزر کر ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کو بھی غیر ضروری سمجھا جاتا ہے۔ جب ٹریفک پولیس اہلکار ایسے لوگوں کو روکتے ہیں تو وہ بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ اہلکاروں کے ساتھ معاملات کیسے طے کرنے ہیں۔ ہیوی ٹریفک کے ڈرائیورز یا لگژری SUV کے مالکان تیز رفتار ڈرائیونگ پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کی گاڑیاں قابو سے باہر ہو جائیں تو سڑکوں پر سنگین زخموں یا اموات کا باعث بنتی ہیں۔ لگژری گاڑیوں کی پشت پر سوار گارڈز ٹریفک کے قوانین کی پامالی کرنے والے ڈرائیورز کو پوچھ گچھ سے بچا لیتے ہیں۔ یہ انتہائی خراب صورتحال ہے جس کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے نام نہاد کمیٹی کا قیام زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوگا۔ اسٹیک ہولڈرز بشمول رہائشیوں، دکانداروں، اپنے بچوں کو اسکول لے جانے والے والدین یا روزانہ سڑکوں پر خوفناک حالات کا سامنا کرنے والے تمام عام شہریوں کو حل تلاش کرنے کے عمل میں حصہ لینا چاہیے۔
कराची को सिटीजन ट्रैफिक लाइजन कमेटी की ज़रूरत है, जिसमें सिविल सोसाइटी के अरकान और माहिरीन को शामिल किया जाए, जो ट्रैफिक चैलेंजेस का मुआयना करें, हल तलाश करें और उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। हम अपनी सड़कों पर मज़ीद अलमनाक सानहात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। साथ सलामत। अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सेंट लंदन